ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? वही जो करते आ रहे हैं। ठीक है, जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम कर रहे हैं फिज़िक्स 12th क्लास इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक चल रहा है, वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने कल किया था माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे। आज हम लोग करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने ये बताया था, द मास डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और उसका हम लोगों ने फिर m इज इक्वल टू जेड क्यू फॉर्मूला लिया था, और बताया था कि व्हेन चार्ज इज 1 कूलम देन मास इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z। z इज कॉल्ड ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, z को बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे। ठीक है, क्या दे रखा, मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ charges passes through different type of electrolyte, then the mass deposited on the cathode, is directly proportional to their chemical equivalent। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट दे रखा है। बोला क्या, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो उसके जो मास कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, वो जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अब ये समझते हैं क्या चीज़ है, कैसे है। ये स्टेटमेंट को मिटा दे हम लोग, मिटा दे रहे हम लोग, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट को, और इसको थोड़ा डायग्राम बनाकर देखते हैं हम लोग। क्या बताया कि एक हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे एक कंटेनर में, और सपोज करते हैं ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है ऐसे, और ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसमें एक रॉड डाल लेते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड डालते हैं, और ये सपोज करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये। एक तीसरा कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग तीसरा सॉल्यूशन डाल लेते हैं, ये अल्मोनियम
क्लोराइड है, अल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बैटरी से चार्ज को सप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन सब को एक पॉजिटिव से, इस वाले पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको नेगेटिव को ये नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये समझ बात आई? अच्छा, ये गलत लगा। ये समझ लिए, समझ में आ रहा तो कैसे मैं बता रहा हूँ। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको जो है एक इलेक्ट्रोड को, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एनोड को। इसका भी जो एनोड है ये भी देखिए ग्रीन वाला से कनेक्ट कर दिया, ये ग्रीन वायर जा रहा है हमारा। हाँ, सब नेगेटिव से और सब पॉजिटिव से, ये पैरेलल टाइप का समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, कितनी बात सुन में? तो ये जो है सारे एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से और सारे कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, इन द गिवन फिगर all anodes are connected with positive terminal and all cathodes has connected with negative terminal. When same amount of charge, charges passes through all of them, ठीक है ना? कितनी बात सुन रही? यहाँ पे समझ लीजिए क्या बताया कि अगर सबसे ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर, इससे भी एक अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे तो क्या होगा जब इस पर चार्ज पास करेंगे सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम क्लोराइड भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये जब टूटेगा तो सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव है, जो सोडियम पॉजिटिव होगा ये कटाइंस है, और ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। ठीक है ना, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इस पर स्टिक कर जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ये वापस यहाँ जाकर एक इलेक्ट्रॉन दे के एक कंबाइन करके फिर दोबारा से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने कल कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक सोडियम एटम को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। सोडियम के एक एटम को न्यूट्रलाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, वैलेंसी। ठीक है ना? हाँ, तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे के ले लेगा तो न्यूट्रलाइज होगा, पॉजिटिव से ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन देखते हैं कैसे होगा। कॉपर सल्फेट का अगर लेते हैं तो ये कॉपर सल्फेट जो है ना Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव,
यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है ये यहाँ जाएगा कैथोड पे और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये डिपॉजिट हो जाएगा। कितनी बात सुनी? तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? जितना इसकी वैलेंसी है। जैसे कॉपर की वैलेंसी 2 है, 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा था? 1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है। अब अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड को देखते हैं तो ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है जब ये डिसोसिएट होगा तो ये 3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव आ जाएगा, ये ऐसे। और ये जो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है ये कैथोड पे जाके इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्टिक कर जाएगा। कितनी बात सुन में? आगे चले, इतनी बात सुन में। यानी जो कैथोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, एक एटम जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, वो डिपेंड करता वो उसकी वैलेंसी कितनी है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा वो एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए। कितनी बात सुन में? आगे चले। अब बताए क्या, सपोज करते हैं, यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, 300 इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 300 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 300 इलेक्ट्रॉन का सप्लाई है सब में, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। वो 300 जब इसमें सब में सप्लाई कर रहे हैं तो जब 300 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसमें सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? सोडियम का कितना एटम डिपॉजिट होगा? जब सोडियम को एक एटम को डिपॉजिट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 300 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसमें सोडियम के 300 एटम्स डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक एक लेके 300 एटम डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सोडियम एटम, सोडियम सोडियम एटम 300 sodium atom will deposit on cathode। ठीक है ना, इस पे 300 डिपॉजिट होगा कैथोड पे। अब इसमें कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? एक कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 300 में कितने? 150। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना? 150 कॉपर एटम विल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कितनी बात सुन में आई? ठीक है। और अगर वही अमाउंट ऑफ चार्ज एल्युमिनियम में जा रहा है तो एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 300 इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 100 एटम, तो 100 एटम ऑफ एल्युमिनियम विल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कितनी बात समझे? ये जो नंबर ऑफ एटम डिपॉजिट हो रहा है अपने अपने रेस्पेक्टिव कैथोड पे, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके वैलेंसी पे। जितना वैलेंसी है उसी के हिसाब से कितना नंबर, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सब में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन हमने लिखा है, वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज passes through different electrolytes, the mass deposited on the cathode is directly proportional to chemical equivalent। ठीक है ना, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जब सबसे पास करेंगे तो कैथोड पे जो मास का डिपोजिशन हो रहा है वो डिपेंड करता है उसके केमिकल इक्विवेलेंट पे। केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? वो मास अपन वैलेंसी होता है, कितना मास है कितनी वैलेंसी है। तो वैलेंसी जैसे हम लोग 300 पास किया तो यहाँ सोडियम के 300 एटम जमा हो जाएंगे, यहाँ पे कॉपर के 150 जमा होंगे, वहाँ पे एल्युमिनियम के 100 होंगे। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा एक एटम का 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मास इस पे डिपॉजिट होगा। कॉपर का जो एटॉमिक मास है उस मास को यहाँ पे 150, यहाँ पे 150 जमा होगा, उसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास जमा हो जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही एल्युमिनियम का 100 जमा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, एक एल्युमिनियम का जितना मास है। लेकिन वो जो 100 क्यों हुआ, वो 150 क्यों हुआ, 300 क्यों है, वो डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। उसी के रेस्पेक्ट में उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेके एक एक एटम जमा होंगे।
ठीक है। तो ये दे रखा सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना ये कंसेप्ट कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा उनके कैथोड पे वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और मास जो है, जो मास होगा वो टोटल मास जो होगा उसके वैलेंसी पे डिपेंड करता है। अब आगे चल के रिलेशन लिखते हैं, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं। इसमें ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। सारे पॉजिटिव एनोड से और सारे नेगेटिव कैथोड से कनेक्ट है। क्या बताया उस लॉ के अकॉर्डिंग, मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। ई से दिखा रहे इसको। ई इज कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये m इज इक्वल टू m बाई ई, m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कितनी बात सुन में। अब जैसे यहाँ पे जो है 3 का लिया, अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और सेम चार्ज दोनों से पास करते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और सेम चार्ज दोनों से पास करते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, उसको लिखते हैं when same amount of charge passes through 2 different electrolytes, the mass deposited on cathode, the mass m1 m2, यहाँ पे लेते हैं the mass m1 and m2 deposited on cathode is directly proportional to, यहाँ से मिटा लेते हैं, is directly proportional to aids to their chemical equivalent E1 and E2। केमिकल इक्विवेलेंट को E1 E2 से दिखा दिया, ठीक है ना। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसको लेते हैं, ये हम लोग मिटा दें, ये डायग्राम याद रखिएगा, आगे हम लोग इसको बनाएंगे नहीं मगर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लोग चल रहे हैं। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है M1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K1 E1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इसी तरह से लेते हैं हम लोग फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, M2 इज इक्वल टू K2 E2, ठीक है ना। इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू K, ये जो K1 K2 है ना, K1 E1 K2 E2, लेकिन ये K2 E2 K1 K2 जो ना बराबर ही है, वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये
ये आ जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, एक मास में एंड केमिकल इक्विवेलेंट 2, 3, 4, अगर 2 होता तो 2 में, 3 होगा तो तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो Z है, ये जो K है, सॉरी ये जो K है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और ऐसे भी लिख सकते हैं m1/E1 इज इक्वल टू m2/E2, ठीक है ना, और m3/E3, ऐसे ही m4/M5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट के बराबर है। जैसे यहाँ पे जो है ना, ये m/E, ये m/E जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये तो वही कांस्टेंट है m1/E1। एक इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे तो कितना मास जमा हुआ, कितना केमिकल इक्विवेलेंट है, उसका जो रेशियो आएगा वो दूसरे वाले के मास प्लस केमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होगा। ऐसे ही तीसरे वाले का मास एंड केमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होगा। तो इस तरह से ये एक रिलेशन आ जाता है। कितनी बात सुनाई? माइकल फैराडे का सेकेंड लॉ के हिसाब से ये रिलेशन दोनों ही रिलेशन, ठीक है। आगे दे रखा हम लोग यहाँ पे तो केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, आप फर्स्ट लॉ में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं और उसे Z से दिखाते हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है? तो हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ये आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा बंद कर दिएगा इसको, जरा सा साफ। अगला दे रखा रिलेशन बिटवीन ECE Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट टू केमिकल इक्विवेलेंट, इन दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन है। क्या बताया कि when 1 coulomb of charge passes through two different electrolytes, then according to first law, m1/m2 is equal to Z1/Z2। कैसे हो गया ये? क्योंकि हम लोग जानते हैं m1 जो होता है Z1Q, ठीक है ना, m1 आएगा ये, और m2 क्या आएगा? Z2Q। यहाँ Q दोनों में सेम चार्ज पास कर रहे हैं तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m1/m2 इक्वल टू Z1/Z2, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इसमें क्या आ जाएगा? m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है ना। ये अभी किया था हम लोगों ने सेकेंड लॉ। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये जो मास है m1/m2, ये भी m1/m2 है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो हम लोग RHS इक्वल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है, ये हमें मिलेगा।
और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और E1 अपॉन Z1 E2 अपॉन Z2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? ऐसे अगर हमें E3 अपॉन अगर और लेते तो E3 अपॉन Z3 और ऐसे आगे लिखते जाते हैं। तो इसको E बाई Z का रिलेशन आ गया, और इसे कहते हैं E अपॉन Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे कहते हैं E बाई Z को एक कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट का नाम दे रखा है फैराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फैराडे कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं जो E बाई Z के बराबर होता है। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96,487 कूलम। अप्रॉक्सीमेटली इसको 96,500 कूलम ले लेते हैं याद रखने के लिए। ये फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है ये, ठीक है ना। ये फैराडे कांस्टेंट कैसे वैल्यू आता है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये केमिकल इसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। करंट को जब किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं तो किस तरह सॉल्यूशन डिसोसिएट होता है उसको देखते हुए कितना मास डिपॉजिट होता है। माइकल फैराडे ने 2 लॉज बना दिए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, और एक फैराडे कांस्टेंट आ गया। ये यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट ख़त्म हो जाता है। आगे दे रखा है एक छोटा सा टर्म और उसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। वो है, नाम है उसका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग सीबेक इफेक्ट भी बोलते हैं। सीबेक इफेक्ट भी बोलते हैं। ये नाम है साइंटिस्ट का, सीबेक नाम है। इन्होंने 1800 के रेंज में (1826) में इन्होंने ये इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था और बताया था थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? थर्मो मतलब हीट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट। अगर हम लोग कंडक्टर को हीट करते हैं तो करंट बनता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। सेम चीज़ है ये, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। हीट करके करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? द phenomenon to produce electricity when a thermocouple keep at two different temperature keep at 2 different temperature is called thermoelectric current। इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, इफेक्ट, और सीबेक इफेक्ट। इसको एक समझते हैं, पहले फिगर बना के तो समझ में आएगा। क्या बताया कि ये सीबेक ने 1826 में ऑब्जर्व किए थे, और कैसे किए थे वो बता रहे हैं। बताया गया कि 2 अलग अलग टाइप के मेटल लेते हैं, 2 अलग टाइप के
मेटल लेते हैं, एक सपोज ये हमने अलग टाइप का मेटल ले लिया, ये इसका अपना चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी जानते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसका अपना एक चार्ज डेंसिटी है। और एक हम लोग दूसरे को लेते हैं, ये दूसरा है, इसका भी अपना चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये आयरन का है और ये कॉपर का है। कितनी बात सुनी? अगर हम लोग एक सेक्शन को, जैसे इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, कितनी बात सुन में, तो जब हम लोग अगर किसी एक टर्मिनल को हीट करेंगे, मान लो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा, तो ये हॉट टर्मिनल हो जाएगा, हॉट जंक्शन हो जाएगा, और ये कोल्ड जंक्शन है ये। ठीक है ना, ये कोल्ड जंक्शन है, ये हॉट जंक्शन है ये। ठीक है ना, कितनी बात सुनी? अब क्या बताया कि इसको हीट करने की वजह से इन दोनों, पहले तो दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंडक्टर मेटल है, तो दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। इसका अपना चार्ज डेंसिटी, इसका किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। इस सीरीज़ में अगर आयरन कॉपर है तो आयरन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है कॉपर के कंपेयर में। अब जब हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से चार्ज का जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज़ चलने लगता है, चार्ज का वेलोसिटी तेज़ हो जाएगा इस वाले जंक्शन पे, पर यहाँ पे उतना तेज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ना, एक तरह का ईएमएफ क्रिएट होगा। जैसे इसमें चार्ज ज़्यादा है, इसमें चार्ज कम है, तो जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा वाला चार्ज इसके चार्ज को ओवरकम करते हुए निकल जाएगा। जैसे मान लो इसमें 200 चार्ज चल रहे हैं, इसमें 100 चार्ज चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है 100 को 100 से न्यूट्रलाइज कर देते हैं मान लो एक दूसरे को, तो वो 100 अभी भी एक्सेस रहेगा, और वो एक्सेस चार्ज जो ना वो इसमें चलने लगेगा। ठीक है ना, इसमें चलने लगेगा, और वो जो चार्ज चलेगा उसी से करंट हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो जब इसको बोलते हैं थर्मोकपल, कपल मतलब पेयर बना दिया, हीट की वजह से हीट कर दिया एक को, तो जो चार्ज है, चार्ज अलग अलग होने की वजह से, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से इसमें एक चार्ज का फ्लो आने लगेगा, एक हॉट एक कोल्ड पे रहेगा तो, और जो चार्ज का फ्लो होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, या फिर वही ईएमएफ जो है करंट प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं सीबेक इफेक्ट या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्म मतलब हीट करने की वजह से करंट बनने लगा। ठीक है ना, हीट करने की वजह से करंट बनने लगा। आगे चले हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ, इसमें अगर हम लोग करंट का दिखाएंगे तो ये करंट किधर से किधर जा रहा होगा, इधर से होता हुआ करंट इसके तरफ जाएगा, ये एरो देखिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है तो इससे होता हुआ हॉट टू कोल्ड जंक्शन की तरफ जाएगा थ्रू द कॉपर। ठीक है ना, तो क्या बताया कि व्हेन टू डिफरेंट metals are connected at both ends and one end is heated, then due to different charge density, the electron start to move, the electron start to move from hot junction to cold junction through low
डेंसिटी मटेरियल या थ्रू लो डेंसिटी मेटल, ठीक है ना। जो लो डेंसिटी मेटल होगा उसके थ्रू ऐसे हो जाएगा, या इसको इन्वर्स भी बोल सकते हैं। कोल्ड से अगर लेंगे तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रहा है, और हॉट से लेंगे तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहा है। इस तरह से ये दिखाते हैं। आगे दे रखा है इसमें कि कुछ मटेरियल दे रखे हैं जो मेटल है, तो उसमें पता तो चले कौन ज़्यादा है कौन कम है, किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है किसकी चार्ज डेंसिटी कम है। तो उसका एक सीरीज़ बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज़। थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज़, तो वो टॉपिक करते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज़ का। अगला टॉपिक दे रखा है थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज़। ठीक है ना। इसमें जो सीरीज़ है इसको मैं टेबल दिखाता हूँ कौन कौन सा है। ये दे रखा थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज़, ये एक दे रखा बुक में, इसको मैंने लिखा है। सबसे पहले दे रखा है सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किस में है, ये Sb है, आर्सेनिक है, आयरन है, जिंक है, सिल्वर है, और गोल्ड है, मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम है। ये इस तरह से सीरीज़ बना रखा है। तो ये पूरा लिखा, लेड है, मरकरी है, मैग्नीज है, कोबाल्ट कॉपर है, प्लेटिनम है, कोबाल्ट है, निकल है, बिस्मिथ है। ये सीरीज़ दे रखा है। इस सीरीज़ से क्या समझ में आएगा, दो बातें इसमें समझ में आती है। एक तो ये एक होता है टू फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज इन थर्मोकपल। थर्मोकपल में किधर चार्ज चलेगा उसका डायरेक्शन पता चलेगा। इसमें जैसे देखिए अभी हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, और उस डायग्राम में हमने दो एलिमेंट लिए थे। एक लिया था हम लोगों ने आयरन Fe, है ना ये, और एक बार लिया था कॉपर, ये वाला। कितनी बात सुनी। तो इसमें दिखाया था एरो कैसे दिखाया था, आयरन से होते हुए कॉपर में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन पता चल गया। तो जो लेफ्ट में होता है, जब दो हम लोग थर्मोकपल बनाएंगे तो दो मेटल लेंगे, तो दो मेटल में जो मेटल लेफ्ट में आएगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, उससे होते हुए करंट जिसकी लो डेंसिटी है उधर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि चार्ज किधर से होते हुए किधर जाएगा, इस सीरीज़ के हेल्प से। तो ये सीरीज़ अगर हमें पता है या जानते हैं तो हम बता देंगे कि जो लेफ़्ट वाला है उधर से चार्ज होते हुए जो राइट वाला एलिमेंट है या कपल बनाया गया उसमें, उसके राइट वाले में जाएगा। कितनी बात सुन रही, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट इसमें पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितना दूर होगा, जैसे एक हमने यहाँ लिया था आयरन, ये कॉपर, तो कितने एलिमेंट के बाद है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी का डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ चार्जेस ज़्यादा है। अब करीब करीब होंगे तो कम डिफरेंस होगा, और जब कम डिफरेंस होगा तो हल्के करंट चलेंगे, और ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्ज जो है ना फ्री चलेंगे उसमें, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्ज चलेंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। कितनी बात सुनी। तो ये दो चीज़ें पता चलता है कि ये थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज से एक तो डायरेक्शन का पता चल जाता है कि किधर से किधर जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा है, और दूसरा जितना ज़्यादा दूरी पे होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, एक दूसरे के बीच में गैप होगा, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का डिफरेंस आएगा और उतना स्ट्रेंथ ऑफ करंट ज़्यादा बनेगा। कितनी बात सुन में। आगे चले तो ये दे रखा हमारा थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज़। आगे देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसे कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ EMF विद टेम्परेचर। ठीक है ना। जैसे हम लोग एक दो जंक्शन बनाते हैं, हॉट जंक्शन होता है, कोल्ड जंक्शन होता है।
तो जब कोल्ड जंक्शन को हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या देखा हम लोग का कि ईएमएफ या फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया है कि जब कभी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ईएमएफ बनता है या करंट बनता है वो इनिशियली तो इंक्रीज़ करता है, इनिशियली इंक्रीज़ करता है, मगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद उससे ज़्यादा ईएमएफ इंक्रीज़ नहीं करता, ठीक है ना। वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे ईएमएफ आके कांस्टेंट हो जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल टेम्परेचर, ठीक है ना, नेचुरल टेम्परेचर। अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बजाय ईएमएफ बढ़ने के घटने लगता है, ईएमएफ बढ़ने के घटने लगता है, ठीक है। और जब वो और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो घटते 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 फिर दोबारा से उसका ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था पहले, जैसे हम लोग आयरन और कॉपर का दिखाया था, वो उल्टे डायरेक्शन में करंट चलने लगेगा। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि बजाय जिस डायरेक्शन में पहले करंट चल रहा था उसके उल्टा चलने लगा, उल्टे करंट चलने लगा उस टेम्परेचर के बाद। तो उसको हम लोग लिखते हैं, पहले ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है ना, उसे ग्राफ बनाते हैं तो समझ में आएगा। ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ है, ठीक है। और ये हमारा टेम्परेचर थीटा जो है ना बढ़ा रही है, टेम्परेचर को दिखा रहा है, टेम्परेचर थीटा। इनिशियली जो है जो ईएमएफ था वो ज़ीरो था, टेम्परेचर भी ज़ीरो था। थर्मोकपल में जो ईएमएफ बनता है या डिफरेंस इन चार्ज होता है वो यहाँ ज़ीरो था, और ये जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये ईएमएफ बढ़ता जाएगा यहाँ तक, ये यहाँ से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए हम लोग ये ईएमएफ बढ़ता गया, और यहाँ आने के बाद ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन कहते हैं इसको, थीटा सी लिखा, थीटा सी, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन, ठीक है ना। और जब वो जो हीट कर रहे हैं तो हॉट को कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ईएमएफ भी बढ़ता जा रहा है। और जब ये मैक्सिमम इससे ज़्यादा अब नहीं हो रहा, जबकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पर इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं थीटा एन, न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके बाद भी हम लोग अगर हीट करते रहे, टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो ईएमएफ घटने लगता है, और घटते 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 यहाँ पे आ जाता है, ये थीटा आई कहलाता है। नहीं, इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचेंगे तो ईएमएफ कितना हो गया, ज़ीरो हो गया फिर से। अब अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा चलने लगेगा, तो इसको बोलता है क्यू आई, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। कितनी बात सुन रही। न्यूट्रल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूट्रल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या बताया, द टेम्परेचर एट विच द ईएमएफ produced in thermocouple is maximum, ठीक है ना। The temperature at which the EMF produced in thermocouple is maximum is called neutral temperature, न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है ना। वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन किसको बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, क्या बताया कि व्हेन टेम्परेचर इज is continue to increase, is continue
to increase, continue to increase, the EMF start to decrease, and at a particular temperature, the direction of current in thermocouple inverted, that temperature is known as temperature of inversion. ये दे रखा थ्योरी टाइप का, ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। क्या देखा गया है कि ये जो इधर मिटा दो, ये जो देखा गया है कि ये जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन टू द न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर टू द टेम्परेचर इन्वर्जन, ये दोनों सेम है। का मतलब क्या है कि Qn माइनस QC इज इक्वल टू QI माइनस QN, यानी इसमें से जो टेम्परेचर को माइनस कर जितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर उतना ही आएगा। अगर हम इसको इधर ला लेते हैं तो Qn प्लस Qn इज इक्वल टू QI माइनस QC, नहीं प्लस QC, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, 2QN इज इक्वल टू QI इन्वर्जन टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर जो QI प्लस QC अपॉन 2, ये एक रिलेशन निकल के आता है हमारा न्यूट्रल टेम्परेचर का। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब बताया गया कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंड्यूस्ड इसके अंदर EMF बनता है, तो एक रिलेशन दे रखा है EMF कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम लोग टेम्परेचर को बदलते रहते हैं। तो द EMF प्रोड्यूस इन थर्मोकपल रिलेटेड टू टेम्परेचर इज गिवन एज, ये लिख देता हूँ, ये लास्ट है इसके बाद। ठीक है, रिलेशन बिटवीन EMF एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन का टेम्परेचर का रिलेशन है। E इज इक्वल टू अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर, ये रिलेशन आता है। ये थीटा जो है टेम्परेचर है, अल्फा बीटा जो है ना कोफिशिएंट है। अल्फा बीटा आर कॉल्ड थर्मोकपल कांस्टेंट। ये अल्फा बीटा जो है, ठीक है ना, और थीटा इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर, और ये जो EMF है वो E जो है ना EMF प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, इतने टॉपिक बहुत है हमारे लिए, क्योंकि पहले तो इसमें ज़्यादा था नहीं, अभी तो सिलेबस में थोड़ा कम कर लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक बता दिया ताकि कुछ पता रहना चाहिए कि केमिकल इफ़ेक्ट है या थर्मोकपल क्या होता है या क्या रिलेशन होता है, ये हमने थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया। वैसे ये कोर्स में अभी एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन हमने दे दिया। ठीक है ना, थोड़ा बता दिया ताकि आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा, देखने वालों को, व्यूअर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।